Hello everyone, welcome to NCERT Bio with me, your ultimate guide to understand biology here। तो आज हम NCERT रीड करेंगे जिसमें से नीट में 90 to 95% सिर्फ NCERT के लाइन से उठ के आते हैं क्वेश्चन। बायोलॉजी जो उसका 50% नीट का एग्ज़ाम के प्रिपरेशन है वो सिर्फ NCERT के थ्रू करके भी आप 90 to 95% अचीव कर सकते हैं। तो आज हम रिप्रोडक्शन यूनिट का रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर नंबर 4 रीड करेंगे जो यूनिट फर्स्ट है क्लास 12 बायोलॉजी की। तो लेट्स स्टार्टेड। You have learnt about human reproductive system and its function in chapter 3. Now let's discuss a closely related topic, reproductive health. What do we understand by this term? The term simply refers to healthy reproductive organs with normal function. तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लास चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है, तो इसी के रिलेटेड एक टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसी को आज पूरे चैप्टर में हम रीड करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? द टर्म सिंप्लीफाई करती है कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जो नॉर्मल फंक्शन करता हो। However, it has a broad perspective and include the emotional and social aspect of reproduction also। लेकिन ये कुछ broad perspective रखता है जिसमें आपके emotional और social aspects भी include होने चाहिए। According to the World Health Organization (WHO), reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavior and social। WHO के अकॉर्डिंग जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें 4 एस्पेक्ट्स और इंक्लूड है, जो कि फिजिकल, आपकी फिजिकल फिटनेस हो, फिट बॉडी हो, सेफ प्रेगनेंसी, हार्मोनल बैलेंस, ये कुछ एग्जांपल है। नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल इमोशन और सोशली आप एक अच्छी हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी बना सकते हो। जैसे सोशली में जैसे अडॉप्शन, ARTs और हेल्थ केयर के बहुत सारे एक्सेस हो जो कि एक हेल्दी सपोर्टिव सोसाइटी बनाती है। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavior interaction among them in all sex-related aspect might be called a reproductive healthy। Reproductive healthy जो होता है जो functionally और physically उनके reproductive organs हो, physically fit हो, functionally भी normal हो और normal emotional and behavior interaction हो, तो ये एक reproductive healthy people कहलाएगा और reproductive healthy society होगी। Reproductive health problem and strategies. India was among the first country in the world to initiate action plan and programs at national level to attain total reproductive health as a social goal. This program called family planning were initiated in 1951। 1951 के अंदर फैमिली प्लानिंग नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल, सोशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए, और इंडिया ने 1951 के अंदर स्टार्ट किया था नेशनल लेवल पर, और ये नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो मार्केट इंपॉर्टेंट 1951 फैमिली प्लानिंग। Improved program covered widely related reproduction related areas are currently in operation under the Popular Name Reproductive and Child Healthcare RCH programs। कुछ इम्प्रूवमेंट हुए थे प्रोग्राम जो कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ के जो भी प्रोग्राम है वो आज अभी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। इनका मेजर टास्क क्या है? क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम। फर्स्ट इनका काम है क्रिएट करे अवेयरनेस, सेकंड है ये प्रोवाइड कराती है फैसिलिटीज़, और थर्ड है सपोर्ट करती है एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बने, तो ये इनके एक मेजर टास्क है। With the help of audiovisual and the print media, government and non-government agency have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspect। ऑडियो विजुअल के थ्रू, जैसे कि रेडियो हो गया, विजुअल टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया आपकी मैगजीन हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, उसकी वजह से क्रिएट करें अवेयरनेस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, जो कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी दोनों चलाती है। Parents, other close relative, teachers and friends also have a major role in the dissemination of the above information। Introduction of sex education in schools should be encouraged to provide right information in the young, so to discourage children from believing in myth and misconception about sex related aspects। तो हमारी मेजर सोसाइटी भी एक हेल्प करती है, जिसमें आपके पेरेंट्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, टीचर हो गए या फ्रेंड्स हो गए, तो ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने में, अवेयरनेस फैलाने में, और सेक्स एजुकेशन स्कूल्स के अंदर इंकरेज करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो यंग है, जो एडोलसेंट एज में जो बच्चे हैं, वो किसी बिलीव नहीं करें किसी मिथ के अंदर, उनके पास कोई मिसकंसेप्ट नहीं हो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंज, सेफ
सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स एट्सेट्रा। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में अच्छे से पता हो, एडोलसेंस में क्या चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस और एसटीडी जो क्या डिजीज फैलती है, एड्स, ये सारी कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो क्रिएट करनी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, और ये सारी सेक्स एजुकेशन जो स्कूल में प्रोवाइड करानी चाहिए। It would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductive healthy life। ये सारी अवेयरनेस ज़्यादातर एडोलसेंट एज में ग्रुप के जो पीपल है उनको ज़्यादा हेल्पफुल करेगी, जिससे वो आगे चल के एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बना सकेंगे। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्टनैटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। ये तो हो गई जो एडोलसेंट एज को बताए थे उनकी इन्फॉर्मेशन। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो फर्टाइल कपल्स जो मैरिजेबल एज में हैं और जो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई, जैसे कि कैसे बर्थ कंट्रोल के ऑप्शन है, मैं प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसे करनी है, प्रेग्नेंट की पोस्ट नेटल केयर कैसे करनी है, एक मदर बेबी डिलीवरी करने के बाद जो पोस्ट नेटल केयर होती है जो मदर और चाइल्ड को, तो उसकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए, होनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए मेल और फीमेल चाइल्ड की। तो वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिली ऑफ डिजायर्ड सेक्स। इन सब की नॉलेज होने की वजह से हमें सोसाइटी में एक हेल्दी फैमिली, जो एक डिज़ायर्ड, जो स्मॉल साइज या स्मॉल फैमिली कह सकते हैं, वो हमें एक सोशली हमें पता चलेगा कि हाँ, हमारे पास उतनी कॉन्शियसनेस होगी कि एक हेल्दी सोसाइटी क्या होती है, हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी कैसे बनती है। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशली एवेल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स एटसेट्रा नीड टू बी क्रिएटेड टू एनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society। और इन सब चीज़ों के बारे में साथ साथ में हमें कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके रिलेटेड भी अवेयरनेस होनी चाहिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ में आ रही है। मेन एक है सोशल एविल, जो सेक्स अब्यूज़ और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, उनके लिए लोगों के पास एक सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि वो एक नेसेसरी स्टेप उठा सके इसको बचाने के लिए, और एक है हम एक सोशली रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी बना सके और हेल्दी सोसाइटी बना सके, इन सबको रोक के एक इंपॉर्टेंट नेसेसरी स्टेप्स उठा के। Successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructure facilities, professional expertise, and material support. These are the essential to provide medical assistance and care to people in reproduction-related problems like pregnancy, delivery, STD, abortion, contraception, menstrual problem, infertility, etc. तो ये कुछ हमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, जैसे कि हो गया इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हो गई, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज जैसे कि डॉक्टर, नर्सेज, एकदम प्रोफेशनल लेवल के, मटेरियल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं जो एसेंशियल होती हैं पीपल्स को रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर। जो सारी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, डिलीवरी हो सकती है, एसटीडी, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं। उसके लिए मेन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए और मटेरियल सपोर्ट होनी चाहिए, जिससे हम अच्छे से अच्छी प्रोवाइड कर सकें मेडिकल असिस्टेंस। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people। हमें टाइम टू टाइम है ना बेटर टेक्निक्स लेके आनी चाहिए और न्यू स्ट्रेटेजीज लेके आनी चाहिए, जिससे मोर एफिशिएंटली हम बहुत अच्छे से लोगों को असिस्ट कर सकें और लोगों की हेल्प हो सके ये सारी मेडिकली रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर। Statutory ban on amino synthesis for sex determination to legally check increasing meanings of female feticide। amino synthesis को बैन किया गया था क्योंकि वो एक सेक्स डिटर्मिनेशन अब एक लीगली हो गया कि आप कानूनी तौर से ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो फीमेल फेटिसाइड था उनकी डिक्लाइन हो रही थी, उनको मतलब मारा जा रहा था। Massive child immunization, etc. are some program that merit mention in the connection. In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cell and dissolve substance. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorder such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia एंड एक्सेप्टर डिटरमाइन द सर्वेबिलिटी ऑफ द फीटस। एमिनोसाइंटेसिस एक प्रोसेस होती है, उसमें क्या करते हैं, जो डेवलपिंग फीटस होता है उसके अंदर एक एम्नियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो उस एम्नियोटिक फ्लूइड को लेते हैं, निकालते हैं, जिसकी वजह से वो एनालाइज करते हैं उस फ्लूइड के अंदर फीटल की सेल्स को और उसके अंदर कुछ डिजॉल्व सब्सटेंस को। इसके बाद एनालाइज और टेस्ट से उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है जो जेनेटिकली अपने मदर फादर से उसमें आया है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, बहुत सारे हो सकते हैं डिसऑर्डर जो जेनेटिकली हो जाते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। तो इससे पता चलता है कि फीटस की सर्वाइबिलिटी कितनी है या फिर आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या नहीं करेगा। तो ये एमिनोसाइंटेसिस उसके लिए डिसऑर्डर्स को पता लगाने में काम आता है, बट इसके मिसयूज़ की वजह से इसको बैन किया गया था।
और लीगलाइज कर दिया। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर इनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी टू फाइंड आउट न्यू मेथड एंड टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वन। बहुत सारी रिसर्च है, अभी भी इंकरेज हो रहे हैं, चल रहे हैं रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ में, गवर्नमेंट से भी, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी की वजह से भी, जो क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग कर रहे हैं जो भी प्रोग्राम्स, उनको और कैसे इंप्रूव कर सके और बेटर कैसे बना सके, तो ये सारे प्रोग्राम्स रिसर्च को इंक्रेज हो रहे हैं। सहेली और न्यू ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल। अभी सहेली एक न्यू ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव बनी है जो फीमेल्स के लिए, जो मोस्टली अभी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ये CDRI लखनऊ के साइंटिस्ट। न्यू ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI in Lucknow. Better awareness of sex related matter, increased number of medically assisted deliveries and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rate. जो सहेली है एक ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी याद रखनी फुल फॉर्म। एक नॉन स्टीरोडाइल सहेली टेबलेट बनाई है जो फीमेल्स लेती है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव है और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई। बेटर अवेयरनेस हुई है सेक्स रिलेटेड मैटर, लोगों के बीच में बहुत अच्छी अवेयरनेस फैली है और बहुत सारी मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज हो रही है। पहले घर पे ही हुआ करती थी, अभी मेडिकली डिलीवरीज हो रही है। बेटर पोस्टनेटल केयर मिल पा रहा है मदर और चाइल्ड को, जिसकी वजह से डिक्रीज हो रही है मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब मदर का ऐसे प्रेगनेंसी के थ्रू मरना, उसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट जो चाइल्ड होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उनकी डेथ, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिलीज, और धीरे धीरे बहुत सारे कपल है उन स्मॉल फैमिलीज़ की तरफ जा रहे हैं, वो स्मॉल फैमिलीज़ ज़्यादा बेटर ऑप्शन समझते हैं। बेटर डिटेक्शन हो रहे हैं, क्योर हो रहे हैं STD के, और ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ करी ओवरऑल मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें मेडिकली अच्छी होती जा रही है, जिसकी वजह से इंप्रूव हो रहा है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी से बन रही है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटर हो रहा है। अवेयरनेस के बाद ये सारी चीज़ें मिली हैं, ये अवेयरनेस फैलाने के बाद ये सारी चीज़ों का हमें फ़ायदा हुआ। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल इन द लास्ट सेंचुरी एंड all around development in various fields significantly improved the quality of life of the people. However, increased health facilities along with better living condition had an explosive impact on the growth of population. लास्ट कुछ सेंचुरी से बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ और साथ साथ में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। और इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज़ की इंक्रीज होने की वजह से एक एक्सप्लोजिव मतलब एक भयानक विस्फोट हुआ है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के अंदर। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कौन नहीं चाहेगा कि सबको हेल्थ फैसिलिटीज़ सबको चाहिए होती है। अगर आपके पेरेंट्स हो या फिर खुद हो, अगर आप बीमार होते या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम खुद आगे से जाएंगे कि हाँ हमें ठीक होना है। लेकिन इससे एक इम्पैक्ट ये हुआ कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा हुई, क्योंकि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी, मतलब इनमें बहुत डिक्रीज हुआ है। The world population, which was around 2 billion in 1900, rocketed to about 6 billion by 2000 and 7.2 billion in 2011. 1900 के अंदर तो 2 बिलियन थी पॉपुलेशन, फिर डायरेक्ट 100 साल बाद 2000 में मतलब 6 बिलियन बढ़ गई, 4 बिलियन एकदम से चेंज हुई। 2 बिलियन से 6 बिलियन के अंदर 4 बिलियन का डिफरेंस है। और 2011 में 7.2 बिलियन हो गई, डायरेक्ट 10 साल के अंदर 1.2 बिलियन बढ़ चुके हैं। अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व इन इंडिया टू। आवर पॉपुलेशन विच वाज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस रीच क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000 एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मई 2011। इंडिया में भी सेम ट्रेंड देखने को मिला था। हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम मतलब 1947 के अंदर हमारी पॉपुलेशन थी 350 मिलियन, मतलब 35 करोड़, जो कि 1 बिलियन पहुंच गई थी 2000 में, मतलब अराउंड 53 ईयर्स में डायरेक्ट 100 करोड़ हो चुकी थी हमारी पॉपुलेशन। और एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मई 2011, मतलब 120 करोड़ मई 2011 में हो चुकी है। अगर देखें 6 बिलियन थी 2000 में वर्ल्ड की, ठीक है, 1 बिलियन थी 2000 इंडिया के अंदर, 6 बिलियन थी ना 2000 वर्ल्ड में, और 1 बिलियन थी 2000 में इंडिया के अंदर, मतलब 1/6 जो मेन्स है पीपल हैं इंडियन के ऑल ओवर वर्ल्ड है। हर आप 6 इंसान में से एक इंडियन मिलेगा आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इंडियन की पॉपुलेशन इतनी है। टोटल 7.2 बिलियन जो 2011 में थी, उसमें से तो 1.2 बिलियन तो मई 2011 में इंडियंस ही थे, मतलब इसका 1/6 पार्ट इंडियंस है। और ये क्यों हो रहा था? ए रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबली रीजन। फर्स्ट रीजन क्या हो गया? डेथ रेट कम हुई, मतलब एज जो पीपल हैं उनकी डेथ रेट धीरे धीरे डिक्लाइन कम होती जा रही है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हुई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हुई, और साथ साथ में रिप्रोड्यूसिबल एज के लोग बढ़ गए, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में एकदम से एक्सप्लोजन हुआ।
Through our RCH program, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. According to the 2011 census report, the population growth rate was less than 2%, that is 20 by 1000 per year, a rate at which our population could increase rapidly. Such an alarming growth rate could lead to an absolutely scarcity of even the basic requirement. RCH प्रोग्राम ने ना बहुत सारी कोशिश की कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कम किया जाए, लेकिन एक मार्जिनल लेवल तक ही पहुँचे. इसके अकॉर्डिंग हर साल 20 एक्स्ट्रा हो रहे हैं, हजार लोगों के ऊपर 20 लोग एक्स्ट्रा हो रहे हैं. मतलब अगर समझें 1000 को अगर हम देखें तो अगर 100 करोड़ लोग हैं तो 2 करोड़ एक्स्ट्रा हो रहे हैं. न्यू बॉर्न बेबीज़ या 2 करोड़ एक्स्ट्रा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हर साल, जिसकी वजह से एक अलार्मिंग ग्रोथ है. ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी हमें ना उसकी भी कमी होने लग जाएगी अगर ऐसी ही ग्रोथ बढ़ती गई तो. जैसे कि हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरिया, देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स टू टेक अप सीरियस मेजर टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. इसकी एकदम से एक्सप्लोसिव ग्रोथ की वजह से गवर्नमेंट ने इसको एक सीरियस टास्क समझ के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कैसे कम किया जाए उस पर उन्होंने कुछ इफेक्टिव निकाले हैं, मेजर टास्क निकाले थे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज. फर्स्ट मोटिवेट किया हमें एक स्मॉलर फैमिली को इनका ओवरकम करने के लिए पॉपुलेशन को बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. हम बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करके, जैसे कि बहुत सारे जैसे आईयूडीज हो गई, बैरियर, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कुछ भी लिखे हम मोटिवेट, यानी बहुत सारे लोगों को इन्होंने क्रिएट किया अवेयरनेस कि आप छोटी फैमिली बनाओ. इसके लिए एक स्लोगन भी बना था, हम दो हमारे दो, जो कि मीडिया के थ्रू, पोस्टर, बिल के थ्रू लोगों तक अवेयरनेस फैलाई थी. Many couples, mostly the young urban working ones, even have adopted an one-child norm. Statutory raising of marriageable age of the female to 18 year and that of male to 21 year. और बहुत सारे जो अर्बन एरियाज में कपल है, यंग कपल्स हैं, उनके बीच में भी अवेयरनेस फैलाई कि एक बच्चा आपको अडॉप्ट करना चाहिए. और दूसरा पॉइंट था कि उन्होंने फीमेल की एज 18 ईयर बढ़ा दी और मेल की एज 21 ईयर बढ़ा दी, मैरिजेबल एज. तो इसमें से सबसे 2 मेजर इंपॉर्टेंट ये चीज़ रहे कि हम दो हमारे दो, और मेल एंड फीमेल की जो मैरिजेबल एज को बढ़ाया, ये सबसे मेजर पॉइंट निकले पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करने में. एंड इंसेंटिव गिवन टू दिस प्रॉब्लम. Let us describe some of the commonly used contraceptive method. Let us describe some of the commonly used contraceptive method which help prevent unwanted pregnancy. कुछ contraceptive methods हम पढ़ते हैं जो कि prevent करता है unwanted pregnancies. ठीक है. An ideal contraceptive should be user friendly, easily available, effective and reversible with no or less side effect. It also should no interfere with the sexual drive, desire and or the sexual act of the user. A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped in the following categories. इसमें कहा गया कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब एक आइडियल क्या हो सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. मेन एक यूज़र फ्रेंडली हो, यूज़र जो भी हो उनके लिए ईजिली अवेलेबल भी हो, इफेक्टिव भी हो, रिवर्सिबल भी हो, और मेन पॉइंट लिस्ट साइड इफेक्ट हो. जो चीज़ लिस्ट साइड इफेक्ट है, बिल्कुल ही साइड इफेक्ट नहीं है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है. रिवर्सिबल है, इसको वापस यूज़ कर सकते, इफेक्टिव है, सही में काम आता है और इजीली अवेलेबल होता है. इट आल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर. ये सेक्सुअली एक्ट में इंटरफेयर नहीं करता हो. और कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो कि प्रेजेंटली अवेलेबल है हमारे यहाँ पर, और ब्रॉडली है ना इसको अलग अलग ग्रुप में डिस्क्राइब किया हुआ है. जैसे कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज हैं. फर्स्ट हो गया नेचुरल, सेकंड बैरियर, थर्ड आयोडीज, फोर्थ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फिफ्थ इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स. कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कुछ मेथड थे जो ब्रॉडली क्लासिफाइड कर रखे थे. तो उसमें से पहला मेथड हो गया नेचुरल मेथड. तो ये वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग. ये एक ऐसे प्रिंसिपल पे चलता है कि जिसमें उन्होंने ना चांसेस कम कर रखे, जैसे कि हम करेंगे अवॉइड चांस करेंगे स्पर्म और ओवम की मीटिंग को, हम उनको मिलने नहीं देंगे. तो ये एक अवॉइडिंग चांसेस है. तो नेचुरल मेथड है, इसमें कोई भी डिवाइसेस किसी का भी यूज़ नहीं होता, ये नेचुरल तरीके से कपल करते हैं. फर्स्ट हो गया पीरियडिकली अब्सटिनेंस इज वन सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड और अब्सटेन फ्रॉम कॉइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल when ovulation could be expected. डे 10 से लेकर डे 17 तक वो है ना अवॉइड करता है कोइटस, क्योंकि डे 14 को ओवुलेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और नियर बाय उसके पहले के 2-4 दिन और बाद के 2-4 दिन. तो ये डे 10 से लेकर डे 17 एक फर्टाइल पीरियड होता है. यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए कपल अवॉइड करते हैं फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17. तो ये फर्स्ट है पीरियडिक अब्सटिनेंस. इसमें भी 3 कैटेगरी है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. और देयरफॉर बाय अब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड. लेकिन सबकी एक फेलियर, नेचुरल मेथड है ना सबसे ज़्यादा फेलियर होता है, हाई फेलियर चांसेस होते हैं इसमें
Withdrawal or coitus is another method in which the male partner withdraw his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. इसके अंदर क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है वो अपना पार्ट और पहले ही इजेकुलेट कर देते हैं, मतलब वो विड्रॉ कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं, इंसेमिनेशन ना हो सके. इंसेमिनेशन क्या होता है, स्पर्म की एंट्री वेजाइना के अंदर, रिप्रोडक्टिव ट्रेट के अंदर. तो ये एक सेकेंड पार्ट है नेचुरल मेथड का. और थर्ड हो गया लैक्टेशनल अमेनोरिया, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. लैक्टेशनल अमेनोरिया है जिसमें मेंस्ट्रुएशन अब्सेंट होता है, मतलब नो ओव्यूलेशन नहीं होता. ये लैक्टेशनल अमेनोरिया का पीरियड होता है 5 वीक ऑफ प्रेगनेंसी टू 6 मंथ. 5 वीक जैसे प्रेगनेंसी के 5th वीक से लेकर 6 मंथ आफ्टर पार्चुरेशन, ये पीरियड होता है इतना लंबा. Therefore the cycle don't occur during the period of intense lactation following parturition. पार्चुरेशन तक लैक्टेशन का जो पीरियड है इसके बीच में कोई ओव्यूलेशन नहीं होता, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता. तो इस टाइम therefore as long as the mother breastfeed the child fully, chances of conception are almost nil. However, this method has been reported to be effectively only up to a maximum period of 6 months following parturition. As no medicine or device are used in this method, side effects are almost nil. Chances of failure though of this method are also high. तो इसमें क्या होता है कि जो मदर होती है वो ब्रेस्ट फीड कराती है अपने चाइल्ड को फुल्ली, तो तब तक कंसेप्शन के कोई चांसेस नहीं है, मतलब नील है कि कोई भी कंसीव नहीं होगी प्रेगनेंसी. तो ये एक चांस है, बट ये ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 6 मंथ तक हो सकता है लैक्टेशनल अमीनेरिया का पीरियड. तो हमने किसी मदर्स को देखा होगा जिनके बच्चे 2-3 साल तक मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो ये उनके लिए इफेक्टिव नहीं है. और मेन चीज़, ये जो नेचुरल मेथड है इसके अंदर कोई मेडिसिन यूज़ नहीं होती, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है. साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील, मतलब जीरो, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं. लेकिन इसके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है. तो ये एक तरह से एक फेलियर मेथड है. सेकंड, बैरियर मेथड. इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म्स are prevented from physically meeting with the help of barrier. Such method are available for both female and male. बैरियर मेथड क्या होता है कि इसमें स्पर्म की मीटिंग, इसमें तो अवॉइड करे थे, उनके चांसेस ना हो कि मीट ना हो सके नेचुरली, लेकिन इसमें एक बैरियर, मतलब एक कोई रोक रहा है उसको. तो ये हो गया बैरियर मेथड, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बने हुए बैरियर मेथड्स में. फर्स्ट हो गया कॉन्डम्स. Condoms are barrier made of thin rubber latex sheet that are used to cover the penis in the male और vagina and cervix in the female. Condoms है जो मेल के लिए बने हुए cover the penis, और फीमेल के अंदर वो vagina और cervix को कवर करता है. ये किससे बने हुए, थिन रबर से बने हुए और latex sheets, इनसे बने हुए होते हैं, जो कि एक बैरियर का रूप में काम करता है. जस्ट बिफोर coitus so that the ejaculation semen would not enter in the female reproductive part, जिसकी वजह से सीमन जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंटर ना कर सके, ये एज ए कैरियर कॉन्डम्स यूज होते हैं. दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन. निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल. ये कंसेप्शन को कंसीविंग प्रेगनेंसी को कंसीव करने में को प्रिवेंट करता है, और सबसे इनका पॉपुलर ब्रांड क्या है, निरोध नाम से है मेल्स के लिए. ये मेल्स के कॉन्डम्स का ब्रांड है. ठीक है. Use of condoms has increased in recent year due to its additional benefit of protecting the user from contracting STIs and AIDS. Both the male and female condoms are disposable, can be self-inserted and thereby gives privacy to the users. इसका ज़्यादा अभी बहुत रिसेंट ईयर में बहुत इंक्रीज़ हो गया इसका यूज़, क्योंकि ये है ना, इसके कुछ अलग से बेनिफिट्स और थे. एक तो पहले चीज़ बैरियर तो काम कर ही रहा था, साथ में ये STDs जो STI इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज़, एड्स जैसी बीमारी को है ना उससे 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 बचा रहा था. तो ये एक एडिशनल बेनिफिट हो गया, और ये फीमेल और फीमेल दोनों में है, और डिस्पोजल होते हैं, ये इजीली डिस्पोजल है. तो इनका बहुत रिसेंटली यूज़ हो रहा है. सेल्फ इंसर्टेड है कि इसमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए, इसको खुद यूज़ कर सकते हैं, और एक प्राइवेसी देती है कपल्स पार्टनर्स को, मेल एंड फीमेल पार्टनर्स को. Diaphragm, cervical caps and walls are also barrier made of rubber that are inserted in the female reproductive tract to cover the cervix. तो जो कॉन्डम्स थे वो तो वेजाइना और सर्विक्स दोनों को कवर करते थे फीमेल्स में, लेकिन ये कुछ 3 है, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ये कवर करते हैं सर्विक्स को, नॉट वेजाइना, सर्विक्स को, और ये रबड़ मेड ऑफ रबड़ से बने हुए. दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स. दे आर इज यूजेबल. Spermicidal cream and jellies are usually used along with this barrier to increase their contraceptive efficiency. तो ये जो है ये सर्विक्स को कवर करते हैं, और ये ब्लॉक करते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स. सर्विक्स में स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करते हैं. ये रीयूजेबल है. ये कॉन्डम्स तो डिस्पोजल थे मोस्टली, लेकिन ये रीयूजेबल है, इनको वापस रीयूज़ कर सकते हैं. और बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी, मतलब कि बहुत एफिशिएंसी चाहिए कि हाँ कि एकदम कोई भी कंसेप्शन कंसीविंग नहीं हो, तो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स बनी हुई है, जेलीज बनी हुई है, फॉर्म्स बनी हुई है, जो कि इन बैरियर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं. ये कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इन इज द यूज ऑफ इंट्रायूटेरियन डिवाइसेस. ये
वाइडर, बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ मेथड है इंडिया में, मोस्टली यूज़ किए भी जाता है। दिस डिवाइसेस इंसर्टेड बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूटेरस थ्रू वेजाइना के थ्रू यूटेरस में जाके ये डिवाइसेस लगाई जाती हैं। तो दिस इंट्रा डिवाइसेस आर प्रेजेंटली इन द अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड आईओडीज, कॉपर रिलीजिंग आईओडीज और हार्मोनल रिलीजिंग आईओडीज। तो ये 3 टाइप की इंट्रा यूटेरियन डिवाइसेस होती है आईओडीज। फर्स्ट जो नॉन मेडिकेटेड आईओडीज है उसका एग्जाम्पल हो गया लिपिस लूप। सेकेंड है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, जो कॉपर को रिलीज करती है, उसका एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। और हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज, यह आयोडीज हार्मोन को रिलीज करती है, जो हार्मोन थे प्रोजेस्टेसट और LNG-20। ये कुछ एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद करना है, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। आयोडीज आर इंक्रीज phagocytosis of sperms within the uterus and the copper ion releasing suppress sperm motility and the fertilizing capacity of sperm। जो आयोडीज क्या करती है, फेगोसाइटिस करती है, मतलब स्पर्म्स को मार देती है यूटेरस के अंदर ही। और जो कॉपर आयन रिलीजिंग जो आयोडीज थी वो क्या करती है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम करती है और उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करती है। अगर कोई पूछे कि आयोडीज क्या करती है तो तुम बोलोगे फेगोसाइटिस, कि हाँ फेगोसाइटिस स्पर्म को मारने में काम आती है यूटेरस के अंदर। लेकिन स्पेसिफिकली सिर्फ कॉपर आयोडीज के बारे में पूछा है तो कॉपर आयन क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी, मतलब स्पर्म ज़्यादा मूव नहीं कर सके और उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करता है। तो ये कॉपर आयंस का काम है, ठीक है। अब द हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज, ये जो आयोडीज होती है हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज, तो ये क्या करती है, यूटेरस मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लामेंटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। तो ये यूटेरस को अनसुटेबल बना देती है, मतलब कि यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है, आपका जायकोट बन चुका है, यानी मतलब बन चुका है, उसमें वो स्टेज आ चुकी है जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होने लग जाती है। तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो यूटेरस में तो वो हार्मोनल आयोडीज करती है और सर्विक्स को हॉस्टाइल करती है स्पर्म के लिए, कि सर्विक्स को एकदम हॉस्टाइल बना देती है जिसमें स्पर्म की एंट्री ना हो। ये 2 चीज़ों के लिए काम आती है, या तो पहले स्पर्म की एंट्री नहीं हो और अगर वो जाके फर्टिलाइज हो चुका है एग के साथ तो एक यूटेरस को इम्प्लामेंटेशन करने से रोकती है, एक अनसुटेबल कंडीशन बना देती है उनके हार्मोन्स की वजह से। तो आयोडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रन। ये सबसे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इनके लिए जो फीमेल्स को है ना डिले प्रेगनेंसी, वो कुछ टाइम बाद प्रेगनेंसी चाहती हो या फिर स्पेस चाहती हो उनके चिल्ड्रंस के बीच में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सपेक्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है ये मेथड। तो फर्स्ट तो था आयोडीज क्या करती है, फेगोसाइटिस करती है स्पर्म को, जिसमें अगर जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज थी वो क्या करती थी, वो करती थी कि आपकी स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म जो मूव करे उसकी मोटिलिटी कम करे और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करते थे। और जो हार्मोनल आयोडीज क्या करती है, यूटेरस को अनसुटेबल बनाती है इम्प्लामेंटेशन के लिए और सर्विक्स को हॉस्टाइल करती है। तो ये जो क्वेश्चन आता है आपको पहले रीड करना है कि कौन सी आयोडीज पूछ रखी। अगर नॉर्मल आयोडीज पूछ रखी है तो हाँ ये सारे ऑप्शन आप टिक कर सकते हो। अगर सिर्फ कॉपर रिलेटेड पूछिए, कॉपर रिलेटेड आयोडीज या उनके एग्जाम्पल से कुछ पूछा है तो आपको मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी पे करना है। और हार्मोनल पूछा तो ये यूटेरस को अनसुटेबल बनाती है इम्प्लामेंटेशन और सर्विक्स हॉस्टाइल। तो ये कॉपर रिलीजिंग आयोडीज नहीं कर सकती, ये सिर्फ हार्मोनल, क्योंकि वो हार्मोनल को इम्बैलेंस करती है, कुछ हार्मोन ऐसे रिलीज करती है जिसकी वजह से इम्प्लामेंटेशन नहीं हो सके। Oral administration of small doses of either progestins or progestogen estrogen combination is another contraceptive method used by the females. They are used in the form of tablet and hence are popularly called pills. Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. After a gap of 7 days during which menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent conception. तो ये एक oral administration, एक oral कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो उसमें क्या होता है, जो टेबलेट्स बनती है जिसमें या तो प्रोजेस्टोजेंस या फिर प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन में कुछ पिल्स बनती है जो फीमेल लेती है। इसमें क्या होता है, एक पीरियड होता है, ये 21 डेज तक ये लिए जाती है। इसमें क्या होता है कि आपको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के 5 दिन पहले से स्टार्ट करना है, बीच में 7 दिन का गैप लेना है, इसमें कोई भी पिल्स नहीं लेनी, फिर वापस रिपीटेड सेम पैटर्न फॉलो करते जाना है। और ये तब तक करना है जब तक आपको कंसेप्शन को प्रिवेंट करना है, तब तक आप ये ऐसा कर सकते हैं, पिल्स लो, 7 दिन का गैप और फिर ये वापस रिपीटेड प्रोसेस, कि जब तक आपको कोई कंसीव नहीं करना है। ये एक बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। अगर जिसको ये सारी आयोडीज वगैरह नहीं करानी होती, ये ऑरली पिल्स बनाई जाती हैं। तो इनका क्या काम है वो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। द इनिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लामेंटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेजर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सपेक्टेड बाय द फीमेल्स। मोस्टली ये बहुत एक्सपेक्टेड है, फीमेल्स बहुत यूज़ करती है क्योंकि इसके लेस साइड इफेक्ट है, इफेक्टिव भी। तो ये क्या करती है, ये ओव्यूलेशन को रोकती है, इनिबेट करती है कि ओव्यूलेशन ना हो। सेकंड है इम्प्लामेंटेशन, अगर ओव्यूलेशन या मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया हो तो उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन को रोकती है, जिससे जो
एग है वो यूटेरस के साथ अटैच नहीं हो, उसे वो इम्प्लांटेशन कहता है, तो उसको रोकती है। और ये सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी को सब बढ़ा कर देती है, जिसकी वजह से एंट्री ना हो स्पर्म की। तो ये तीनों चीज़ें, स्पर्म की एंट्री ना हो, ओवुलेशन भी नहीं हो, और यूटेरस में इम्प्लांटेशन भी नहीं हो, तो ये इसके लेस साइड इफेक्ट भी है और वेरी इफेक्टिव भी है। Saheli. The new oral contraceptive for the female contain a non-steroidal preparation. It is a once-a-week pill with very few side effect and high contraceptive value. सहली इतनी फेमस क्यों हुई या फिर इतना ज़्यादा यूज़ क्यों किया गया? क्योंकि ये सिर्फ वंस अ वीक वाली है टेबलेट, जो आप वीक में ले सकते हो, वंस अ वीक। ये सबसे ज़्यादा और नॉन स्टीरोइडल है, ये नॉन स्टीरोइडल है और उसके बहुत कम साइड इफेक्ट है। तो ये और ये बहुत ज़्यादा हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू देती है, बहुत ज़्यादा इसका मतलब कि इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। Progestogens alone or in combination with estrogen can also be used by female as injection or implants under the skin. Their mode of action is similar to that of pills and the effective periods are much longer. जो प्रोजेस्टेजोन्स है और या फिर एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेजोन्स का कॉम्बिनेशन, ये इंजेक्शन और इम्प्लांट्स के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। इम्प्लांट्स ये ऐसे दिखते हैं जो कि हमने ऊपर फिगर में दिख रखा है। तो ये क्या होता है, स्किन के अंदर लगाए जाते हैं और इनका इफेक्टिव पीरियड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पिल्स, लेकिन इनका सिमिलर काम है पिल्स के जैसे। पिल्स क्या करती है, फर्स्ट इनिबिट करती है ओवुलेशन को, सेकंड है इम्प्लांटेशन को रोकती है, और थर्ड है सर्विकल की म्यूकस की क्वालिटी को इंक्रीज करती थी, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री ना हो। ठीक है, तो ये इनका काम होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेजन्स और प्रोजेस्टेजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आयोडीज विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जो प्रोजेस्टेजन और इन प्रोजेस्टेजन एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है और आयोडीज, तो ये है ना 72 आवर्स ऑफ कॉइटस, ये जो होता है इसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के यूज में वेरी इफेक्टिव है। इसको रोकने के लिए या फिर कोई फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, इन सबको रोकने के लिए 72 आवर्स के अंदर अंदर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये 72 आवर्स के अंदर अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। वो क्यों रोकी जा रही है, क्योंकि अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, या फिर रेप के कुछ केसेस हो, या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो, तो इसकी वजह से किसी को इमरजेंसी में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लेने हैं तो आयोडीज और ये जो है इनकी कॉम्बिनेशन ये सबसे बेस्ट इफेक्टिव है, वेरी इफेक्टिव है 72 आवर्स में। तो आपको याद रखना है ये भी। और सर्जिकल मेथड होता है जिसमें इसको क्या कहा जाता है, स्टरिलाइजेशन। तो ये जनरली एडवाइस करते हैं मेल और फीमेल पार्टनर दोनों के अंदर है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये टर्मिनल मेथड है, इसके बाद आप वापस ये प्रोसेस नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने करा ली तो इसके बाद आप वापस रिफॉर्म नहीं कर सकते, और ये इसको कराने के बाद कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे। कि फुल्ली आपको एक पूरा कंप्लीट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चाहिए तो आप सर्जिकल मेथड यूज़ करें। तो सर्जिकल मेथड में क्या होता है, वेसेक्टोमी, जिसमें मेल पार्टनर का जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है, और फीमेल में जो ट्यूबेक्टोमी मतलब वास्ट डिफरेंस की वजह से वेसेक्टोमी नाम रखा है इसका। और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को कट करके और फिर उसको बांध दिया जाता है, टाई किया जाता है, तो इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, क्योंकि इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। तो इसमें क्या है कि इसको तो एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिन एरिया है वहाँ से कट करके भी डायरेक्ट प्रोसेस है, और लेकिन ये सिर्फ स्क्रोटम से ही जाके इसको कट करना पड़ेगा, और इसको डायरेक्ट एब्डोमेन से रिलेटेड कोई नहीं कि आप एब्डोमेन से कट लगा के वास्ट डिफरेंस को कट कर सको वगैरह। लेकिन इसमें वेजाइना के थ्रू और एब्डोमेन के थ्रू दोनों की वजह से डायरेक्ट हम फैलोपियन ट्यूब को कट कर सकते हैं। तो ये ट्यूबेक्टोमी और ये वेसेक्टोमी। Surgical intervention block gamete transport and thereby prevent conception. Sterilization procedure in the male is called vasectomy, and that in the female tubectomy. In vasectomy, a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum. तो इसमें क्या जो सर्जिकली ये जो होता है, इसमें क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, पूरे गैमेट का ट्रांसपोर्ट है ना ब्लॉक हो गया कि वो आगे जा ही नहीं सकते। तो मेल्स में तो वैसेक्टोमी हो गया, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी हो गया। जो मेल के अंदर जो वैसेक्टोमी होता है, इसमें वास डिफरेंस को रिमूव कर देते हैं या फिर बांध देते हैं, कहाँ के थ्रू, एक स्मॉल इंसिजन मतलब छोटा सा कट लगाते हैं स्क्रोटम से, और फिर आगे की जाके प्रोसेस किया जाता है वैसेक्टोमी वाला। लेकिन इन वेरियस ट्यूबेक्टोमी स्मॉलर पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव या फिर उसको टाई अप कर देता है, और स्मॉल इंसिजन लगाया जाता है एब्डोमेन पे या फिर या थ्रू वेजाइना, ये सारी प्रोसेस की जाती है। लेकिन ये जो टेक्निक है ये हाईली इफेक्टिव है, और इसकी रिवर्सिबिलिटी बिल्कुल पुअर है, वापस इसके मतलब बहुत ज़्यादा कम है कि वापस रिवर्सिबल नहीं हो सके। It needs to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professional. One must also remember that contraceptives are not regular requirement for the maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against a natural reproductive event that is conception pregnancy. तो ये क्या है कि हमें जो भी suitable हमको contraceptive method लगते हैं कपल्स को या फिर लोगों को, तो वो पहले जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल है कि कौन सा बेटर है, क्या बेटर ऑप्शन है। तो ये
सारी चीज़ें डॉक्टर से, प्रोफेशनल से, मेडिकल प्रोफेशनल से एक बार कंसल्ट करना चाहिए। और मेन चीज़ की है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव है ना, ये रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपकी मेंटेन नहीं करती रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है, क्योंकि कंसेप्शन प्रेगनेंसी एक नेचुरल इवेंट है, रिप्रोडक्टिव इवेंट है जो नेचुरली होता है। हम इसके अगेंस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बनाए हैं, जो कि बैरियर, आईओडीज, इसमें कुछ डिवाइसेज, कुछ बैरियर्स यूज़ हो रहे हैं, तो एक तरह से एक नेचुरली इवेंट को अपोज कर रहा है। तो ये वन इज तो इसलिए इसका नॉट ए रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। In fact, they are practiced against a natural reproductive event. One is forced to use this method either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reason. तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, तो ये इसकी वजह से हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं बना रहे, क्योंकि ये एक बेसिक, क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ये एक है ना नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट, ये रोज़ की रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करेंगे तो इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन की जाएगी। लेकिन नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो नेचुरल इवेंट होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी, कंसेप्शन वगैरह। हम तो कॉन्ट्रासेप्टिव, बहुत सारे लोग कपल्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि उनको प्रिवेंट करनी है प्रेगनेंसी या फिर स्पेस चाहिए प्रेगनेंसी में। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न होता है। No doubt, the widespread use of this method have a significant role in checking uncontrolled growth of population. However, their possible ill effect like nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding और इवन ब्रेस्ट कैंसर, इसकी वजह की ये तो मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को कम तो कर रहा है, लेकिन साथ साथ में इसके कुछ इल इफेक्ट्स हैं। नोसिया, जैसे उल्टी होने से पहले की जो फीलिंग होती है उसको नोसिया कहते हैं। एब्डोमिनल पेन होता है और ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटी होती है और ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो इसको टोटली इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको इसको भी चेक करते रहना चाहिए कि ऐसा कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is medical termination of pregnancy or induced abortion. Nearly 45 to 50 million MTP are performed in a year all over the world. तो ये इसको हम इंटेंशनल कह सकते हैं, क्यों, मतलब कि खुद की तरफ से, मतलब इंटेंशनली हमने जानबूझ के या फिर अपनी मर्जी से वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराई जाती है जो लोगों के द्वारा, उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। इसमें अबॉर्शन होते हैं जिसमें से 45 टू 50 मिलियन है ना MTPs पूरे साल में होती है ऑल ओवर वर्ल्ड। 40 टू 50 मिलियन, 45 टू 50 मिलियन मतलब कि 5 करोड़ के आसपास इतनी MTPs हर साल होती है, जो कि 1/5 पार्ट है टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी। मतलब अगर हर 5 प्रेग्नेंट लेडी है उसमें से 1 लेडी अबॉर्शन कराती, तो इसका इतना रेशियो है। वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज MTP और नॉट is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it. Government of India legalized MTP in 1971 with some strict condition to avoid its misuse. तो ये MTP पे है ना डिबेट होती रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इमोशनली, एथिकली या रिलीजियस है ना अटैच है, मतलब प्रेगनेंसी के रिलेटेड, तो MTPs करानी है नहीं करानी है, लीगलाइज किए जाए, तो इस पर है ना डिबेट होती रही। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने MTP को लीगलाइज किया 1971 में, लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशन रखी कि आप इसका मिस यूज़ नहीं करोगे। तो सच रेस्ट्रिक्शन आर ऑल द वेरी मोर इंपॉर्टेंट टू चेक द इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फोर्टिसाइड विच आर रिपोर्टेड टू हाई इन इंडिया। क्यों इन्होंने इतना स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी? क्योंकि हमारे कंट्री में इनडिस्क्रिमिनेट होता, भेदभाव होता था, क्योंकि फीमेल जो फर्टिसाइड है उनको मार दिया जाता था, अबॉर्शन क्या कराया दिया जाता था, इसलिए इलीगल करा दिया कि आप चेक ही नहीं कर सकोगे, और चेक ही नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद MTP अबॉर्शन भी नहीं करा सकते। MTP इसलिए लीगलाइज है और रेस्ट्रिक्शन कर रखे हैं उन्होंने कुछ। Why MTP? Obviously, the answer is to get rid of unwanted pregnancy, either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during the coitus or rape. MTP are also essential in the certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful, even fatal, either to the mother or to the fetus or both. MTP क्यों रखी गई है? कि अनवांटेड प्रेगनेंसी जो नहीं चाहिए उसको हटाने के लिए, जो कि कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहीं पर फेल हो चुके हैं उसकी वजह से, चाहे वो रेप के ड्यूरिंग रेप ऑल्सो, और फिर अगर किसी प्रेगनेंसी के अंदर अगर हार्मफुल इफेक्ट है उस प्रेगनेंसी के, शायद जिससे अगर मदर को या फेटस को दोनों की फैटल कंडीशन आ रही है, मतलब वो मरने तक की कंडीशन आए, तो उस टाइम पे MTP लीगलाइज है और इससे सेव कर सकते हैं मदर को, चाइल्ड को, और इस प्रेगनेंसी को हटा सकते हैं।
MTP are considered relatively safe during the first trimester, that is up to 12 weeks of pregnancy. Second trimester abortion are much more riskier. One disturbing trend observed is that a majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to be determine the sex of the unborn child. Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal. तो MTP रिलेटिवली सेफ होती है सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, जिसमें 12 वीक्स होते हैं प्रेगनेंसी के. 12 वीक्स मतलब कि ऑलमोस्ट 3 मंथ्स. और सेकंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो जाता है. और ये कुछ ट्रेंड है जो MTP है ना, मोस्टली ये ट्रेंड चल रहा है, डिस्टर्बिंग ट्रेंड है जो बहुत ख़राब है. क्योंकि इलीगली है ना, बहुत सारे जो अनक्वालिफाइड या ऐसे डॉक्टर नर्स या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने क्वालिफाइड नहीं है, वो इलीगली ये सब करते हैं. और ये है ना, इसका मिसयूज़ होता था अमीनोसेंटेसिस से. अमीनोसेंटेसिस से डिटरमाइन कर देते थे सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, और जिसकी वजह से अगर वो फिटस गर्ल या फीमेल यानी मतलब फीमेल पाई गई तो उसको MTP के थ्रू उसको मतलब अबॉर्ट कर देते प्रेगनेंसी को, जिसकी वजह से वो पूरा अगेंस्ट है. इलीगली अगेंस्ट होने की वजह से इतने इनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंडीशन फॉलो की जा रही है. Such practices should be avoided because these are dangerous both for a young mother and the fetus. Effective counseling on the need to be avoid unprotected coitus and the risk factor involved in illegal abortion, as well as providing more healthcare facilities could reverse the mentioned unhealthy trend. तो ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ईजी तरीके से मतलब हो गया, ठीक है MTP करा दिया तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये बहुत डेंजरस है. इसमें यंग मदर और फीटस दोनों के ऊपर बहुत डेंजर होता है, मतलब खतरा होता है. इसमें बहुत लॉस होता है उनके, चाहे वो इस फिजिकली बहुत लॉस होता है, ब्लड वगैरह बहुत निकल जाता है, या फिर कहीं पर वाइटल कंडीशन भी आ जाती है. तो ये बहुत डेंजरस है इफेक्ट. और है ना, इफेक्टिव काउंसलिंग मतलब लोगों को इतना पता होना चाहिए, अवॉइड करें अनप्रोटेक्टेड कोइटस, और कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमें इलीगली अबॉर्शन वगैरह नहीं कराना है. इलीगल जो डॉक्टर्स होते हैं जो इलीगली अबॉर्शन कराते हैं, तो इन सब के बारे में अवेयरनेस होती है, जिसकी वजह से ये MTP मतलब ये नहीं कराने के ये होने चाहिए आपके पास रीज़न कि क्यों नहीं कराना चाहिए. ये सारी चीज़ें जो नॉर्मली हम इससे सेफ पता होना चाहिए, जैसे अवॉइड करें अनप्रोटेक्टेड कोइटस और रिस्क फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें ये लोगों को पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से उनको MTP का बार बार यूज़ ना करना पड़े. हाँ, लेकिन कुछ जैसे इंपॉर्टेंट हो गई जैसे चीज़ें कि हाँ, अगर मदर की लाइफ पे या फिर उस फीटस की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर फीटस हैंडीकैप है, या फिजिकली या मेंटली मतलब कुछ अबनॉर्मलिटीज़ है या जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, तो उसकी वजह से अगर MTPs की जाए तो हाँ, ये बेनिफिट ऑप्शन है. लेकिन खुद की मिस्टेक की वजह से या फिर रिलीजियस एथनिकल मतलब कि इलीगली अगर फीमेल चाइल्ड है ये है, तो MTP एक बहुत डेंजरस ऑप्शन भी होता है. Sexually transmitted infection (STI). Infection or disease which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infection or venereal disease or reproductive tract infection. इसको reproductive tract infection RTI हो गया, STI sexually transmitted infection, venereal disease. तो ये सारे जो इन्फेक्शन होते हैं और कुछ डिजीज जो थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स फैलती है, तो इन सबको कहता है. जैसे एग्जाम्पल हो गया गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प, क्लेमिडाइसिस, जेनिटल वॉर्ट, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस इन रिसेंट ईयर HIV लीडिंग टू एड्स. ठीक है, ये कॉमन STI है. HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस एंड इज डिस्कस इन डिटेल इन चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे कि कितना डेंजरस है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है. HIV इन्फेक्शन होता है और जिसकी वजह से एड्स नाम की डिजीज होती है. Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needle, surgical instrument, etc. with infected person, transfusion of blood or from an infected mother to fetus too. तो HIV और हेपेटाइटिस B है वो कैसे फैलती है, साथ साथ में जैसे कि अगर किसी ने इंजेक्शन नीडल शेयर कर लिया, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से यूज़ कर दी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बिना मतलब स्टेरलाइज किए यूज़ कर दी, या फिर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन मतलब कोई एड्स का बीमार है पर्सन, उससे हमारे अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा दिया जाए, तो ये सारी बीमारी हेपेटाइटिस B, HIV इन्फेक्शन हमारे अंदर हो सकते हैं. मदर टू चाइल्ड में भी जाता है. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्प और HIV. इसको याद रख सकते हैं H और H. ये जो सारी डिजीज़ हैं इनको छोड़कर बाकी सारी कम्प्लीटली क्यूरेबल है अगर उनको जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए और जल्दी उनको ट्रीटमेंट दी जाए, तो ये पूरी क्यूरेबल हो सकती है कम्प्लीटली. लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, ये पूरी बहुत HIV तो बहुत फैटल कंडीशन लेके आ जाती है. Early symptoms of most of these are minor and including itching, fluid discharge, slight pain, swelling, etc. in the genital region. इनके अर्ली सिम्टम्स क्या हो गए, जैसे कि ईचिंग हो गई या फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, पेन होना, थोड़ी सी स्वेलिंग जेनिटल रीजन में. इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन भी asymptomatic and hence may remain undetected following absence or less significant symptoms in the early stages of the infection and social stigma
in the early stages of infection and the social stigmas attached to the STI deter the infected person from going for timely detection and proper treatment. This could be lead to complication later, which include pelvic inflammatory disease, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है इन्फेक्टेड फीमेल्स, तो इनको ज़्यादा टाइम तक पता नहीं चलता है, अनडिटेक्ट रहती है सारे सिम्टम्स, बहुत टाइम हो जाता है, फिर इनके अर्ली स्टेजेस मतलब कि बिल्कुल ही सिम्टम्स दिखते बहुत सालों तक, और इसके बहुत लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स या बिल्कुल ही अब्सेंस होते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको पता नहीं चल पाता। लेकिन लास्ट में अगर यही सारे सिम्टम्स की वजह से, और अगर उनका इन्फेक्टेड पर्सन ने टाइमली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशन और बढ़ सकती है, जो कि है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में क्या क्या आता है, जैसे अबॉर्शन होना, स्टिल बर्थ, मतलब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी हो जाए, या फिर कैंसर हो जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो ये सारी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं, तो आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर लेती है STIs। STI है मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी, देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन कैन क्योर ऑफ दिस डिजीज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। अगर STI है ना मेजर थ्रेट है हमारी हेल्दी सोसाइटी का, तो मेनली अगर प्रिवेंशन या हमने अर्ली डिटेक्ट कर लिया है, तो हमें जल्दी जल्दी उसका क्योर लेना चाहिए उस डिजीज़ का, जिसकी वजह से इसको एक मोस्टली प्राइम कंसिडरेशन रखा गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर। STIs को जल्दी से जल्दी अर्ली डिटेक्ट करके जल्दी से जल्दी इसका क्योर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेशन देगी। तो ऑल पर्सन आर vulnerable to this infection. Their incidence are reported to be very high among person in the age group of 15 to 24 year. Mostly 15 to 24 years की high है, very high है इनमें mostly. The age group to which you also belong, there is no reason to panic because prevention is possible. इसको बचाना, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके प्रिवेंशन पॉसिबल है। लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब्स या HIV जैसे प्रॉब्लम्स हो गई, तो वो तो आगे जाके कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है। और अगर दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, तो उसके अर्ली सिम्टम्स अगर पता चलते हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाके डिटेक्ट करना चाहिए, और जल्दी से जल्दी उसके क्योर करने की कोशिश करनी चाहिए, और हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी बेस्ट हो सके, जिसकी वजह से तो वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल। इन सबसे बचने के लिए कुछ 3 पॉइंट है जो मेनली यूज़ होने चाहिए। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम्स। In case of doubt, one should go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection. अगर आपको डाउट हो रहा है कि हाँ मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ सिम्टम्स हैं, तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ। मेन पॉइंट क्वालिफाइड डॉक्टर, अर्ली डिटेक्शन कराओ। अगर उसमें आप डायग्नोज हो उस डिजीज़ की वजह से, तो आप कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करो उस इन्फेक्शन का, उस डिजीज़ का, तो कम्प्लीटली क्योर अर्ली डिटेक्शन की वजह से हम इन इन्फेक्शन को इजीली क्योर कर सकते हैं बाय क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ठीक है। इनफर्टिलिटी और डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट ए मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल, दैट इज दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड कोइटस। तो इसमें क्या है ना, इनफर्टाइल वो होते हैं लोग जो अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल कहलाए जाते हैं। वो कुछ उनके अंदर प्रॉब्लम्स होती है जो इनफर्टिलिटी को दर्शाती है। For this could be many physically, congenital disease, drugs, immunological, or even psychological. In India, often the female is blamed for the couple being childless, but more often than not, the problem lies in male partner also. तो इसके पीछे कुछ रीज़न है, जैसे कि फिजिकली कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, डिजीज़ भी हो सकती है, ड्रग भी हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकली हमारी बॉडी कुछ वर्क सिस्टम, इम्यून सिस्टम की वजह से, और इवन साइकोलॉजिकली, मेंटली टाइप। तो इंडिया में है ना मोस्टली फीमेल को ब्लेम किया जाता है कि ये इसी की वजह से, यानी मतलब चाइल्ड नहीं हो पा रहा है, इनके बच्चा नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो मोस्टली ऐसा कंडीशन नहीं है, ज़्यादा से मोस्टली ये भी प्रॉब्लम देखी है कि मेल पार्टनर में भी कुछ प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल को ब्लेम किया जाए, तो ये बहुत बड़ा मिथ था जो धीरे धीरे अवेयरनेस की वजह से कम हो रहा है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स एंड फर्टिलिटी क्लिनिक्स कुड हेल्प इन डायग्नोज एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट्स ऑफ सम ऑफ दोज डिसऑर्डर एंड इनेबल दिस कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। तो हमारे यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट है सारी जगह, जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स है, वो क्या करती है, डायग्नोज करती है इन डिजीज़ को, इन डिसऑर्डर्स को, करेक्ट करती है उनको, और लोग कपल्स को है ना इनेबल करती है कि वो ठीक है आगे जाके चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर सकेंगे। However, where such correction are not possible, the couples could be assisted to have children through certain special technical commonly known as assisted reproductive technology. ऐसे कोई कुछ डिसऑर्डर है जो मतलब कि हाँ ठीक नहीं हो पा रहे हैं या फिर उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो कपल्स को असिस्ट करते हैं कि आप जाके स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ करें, जिनको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं, जैसे कि ART। सिंपली ARTs को वो फॉलो करते हैं। ARTs कुछ टाइप की होती है, जिसके कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF जो मोस्टली यूज़ की जा रही है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF fertilization outside the body in almost similar condition as that in the body.
follow up by embryo transfer ET is one such method. In this method, popularly known as test tube baby program, ova from the wife या donor female and sperm from the husband donor are collected and are induced to form zygote under simulated condition in the laboratory. तो IVF में क्या है कि ये सेम कंडीशन है जो बस आउटसाइड बॉडी के आउटसाइड की जाती है फर्टिलाइजेशन वाली, जो कि सेम कंडीशन बॉडी के अंदर की जाती है। तो ये पूरा सिमिलर ही है लेकिन बॉडी के बाहर की जा रही है। तो फर्स्ट क्या है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसकी ऐसा कुछ मेथड है इसके अंदर, तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे वाइफ हो गई या डोनर हो गया, तो इसका जो फीमेल ओवा होता है उसको कलेक्ट किया जाता है और मेल के अंदर स्पर्म जो हस्बैंड या डोनर से लिया जाता है उसको कलेक्ट करके जायगोट बनाया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। और फिर वो जायगोट क्या होता है, जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो है अप टू 8 ब्लास्टोमेयर कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब शिफ्ट and embryos with more than 8 blastomere into the uterus IUT to complete its further development. Embryos formed by in vivo fertilization, fusion or gamete within the female also could be used for such transfer to assist those female who can't conceive. तो इसमें क्या होता है कि जो आगे जाके फर्टिलाइज हो चुका है अब वो जायगोट बनाएगा। जायगोट में जो 8 ब्लास्टोमेयर तक के जो जायगोट बने हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है फैलोपियन के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जिसको शिफ्ट कहते हैं ZIFT। और एम्ब्रियोस जो 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा है तो उनको डायरेक्ट हम यूटेरस के अंदर ट्रांसफ़र करा देते हैं वो डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स। इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र IUT फैलोपियन ट्यूब में कराते हैं तो शिफ्ट यहाँ पर 8 ब्लास्टोमेयर तक, और 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमेयर है तो डायरेक्ट IUTs के अंदर, और इसकी फर्दर डेवलपमेंट फीमेल के अंदर ही होती है, उसके अंदर बॉडी के अंदर। और जो एम्ब्रियोस होते हैं जो कि इन विवो फर्टिलाइजेशन में बनते हैं, क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल also could be used for such transfer to assist those female who can't conceive। इसमें यह होता है कि जैसे अगर किसी फीमेल के अंदर एम्ब्रियो बन चुका है, मतलब ये स्टेज तक आ चुका है, जैसे ब्लास्टोमर से उसने बना दिए, लेकिन वो इम्प्लामेंटेशन नहीं कर पाती या फिर वो कंसीव नहीं कर पाती, तो उस एम्ब्रियो को लेके, मतलब उस एम्ब्रियो को लेके किसी दूसरी फीमेल में एंटर कर देंगे, उसमें डाल देंगे, जिससे वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है, इम्प्लामेंटेशन कर सकती है। तो यहाँ पर एम्ब्रियो तो फीमेल एम्ब्रियो लेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल। यहाँ पे जो एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहा है इन वीवो फर्टिलाइजेशन में, ये तो इन विट्रो था जो बॉडी के बाहर था, तो इसमें तो क्या हो गया, बाहर ही सारा जायगोट एम्ब्रियो बनाया। जायगोट जो था अप टू 8 ब्लास्टोमेयर शिफ्ट के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में पास किया गया, और 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा था वो यूटेरिन डिवाइस में पास किया गया। लेकिन इन विवो मतलब बॉडी के अंदर ही बना है एम्ब्रियो, लेकिन उस बॉडी के अंदर बनने के बाद उस एम्ब्रियो को पास कराया जाता है दूसरे फीमेल के अंदर, तो वो दो बॉडी के अंदर उसका पूरा वर्क कंप्लीट हो रहा है। सेकंड है transfer of an ovum Transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube. Gift: gamete intrafallopian transfer of another female who can't produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted. तो गिफ्ट में क्या होता है कि जैसे कोई एक फीमेल है जो ओवम इजीली मतलब उनमें वो बना सकती है, तो उसमें से ओवम को कलेक्ट करते हैं और अनदर फीमेल में डालते हैं फैलोपियन के अंदर, जिससे क्योंकि वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो है ना एक सुटेबल इन्वायरमेंट दे सकती है फर्टिलाइजेशन का और इम्प्लामेंटेशन का, कि आगे जाके वो फर्दर डेवलपमेंट हो सके उसका गैमेट का, अगर फर्टिलाइज हुआ तो। लेकिन वो गैमेट नहीं बना सकती, तो इसमें गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है, जिसमें एक फीमेल से दूसरे फीमेल के अंदर गैमेट का ट्रांसफर होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। Intracytoplasmic sperm injection is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum. तो ICSI में क्या होता है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें होता है जो स्पर्म होता है वो लेबोरेटरी के अंदर स्पर्म को डायरेक्ट है ना ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ये बाहर हुआ जाता है। और इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म। इसमें ये क्यों मेथड यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन हो सकती है ज़्यादातर, कि मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे फीमेल के अंदर, उनके रिप्रोडक्टिव ट्रेट में इंसेमिनेट नहीं हो पा रहा है, स्पर्म की एंट्री नहीं हो पा रहा है, या फिर वेरी लो स्पर्म काउंट है इजेकुलेशन के टाइम। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी वजह से इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यूज़ होता है। और बाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI टेक्निक भी यूज़ करा जाता है, करेक्टेड बाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI टेक्निक। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और या फिर हेल्दी डोनर से सीमेन कलेक्ट करते हैं और आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द वेजाइना और यूटेरस के अंदर। अगर यूटेरस में डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करें तो उसको बोलेंगे IUI इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। डायरेक्ट यूटेरस में इंसेमिनेट करते हैं या फिर वेजाइना में इंसेमिनेट करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें इंसेमिनेशन एक आर्टिफिशियली नेचुरली आर्टिफिशियली किया जाता है। आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन 2 टाइप के हो गए,
आइदर इन वेजाइना आइदर इन यूटेरस, IUI इंसेमिनेशन। और ICSI क्या था, जिसमें स्पर्म को इंजेक्ट के थ्रू, जैसे ये एग है और यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को इसके अंदर एंटर दिया जाता है। गिफ्ट याद रखना, इसकी फुल फॉर्म ICSI की भी। जिफ्ट में कितने ब्लास्टोमेर तक जिफ्ट होता है और कितने ब्लास्टोमेर तक IUT होता है। IUT इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर 8 ब्लास्टोमेर के बाद, और जिफ्ट में 8 ब्लास्टोमेर तक। और ये सारी इन विट्रो कौन सी है, इन विवो क्या है, तो ये सारे नीट में आ चुके हैं, तो इसको इजीली आप याद कर सकते हो और बहुत ज़्यादा ध्यान देना इस चीज़ में। Though options are many, all this technique require extremely high precision handling by specialized professional and expensive instrument. Therefore, these facilities are presently available only in few centers in the country. Obviously, their benefit it's affordable to only a limited number of people. Emotionally, religious, and social factors are also deterrents in the adoption of this method. Since the ultimately aim of all this procedure to have children, in India we have so many orphan and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. Our law permits legal adoption, and it is yet one of the best method for couple looking for parenthood. तो ये जो सारी टेक्निक है वो बहुत हाई प्रिसीजन के लोग हैं वही ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कर सकते हैं। प्रेसिसली वर्क है इसमें, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल होने चाहिए और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये सारा हो सकता है, और हाई प्रिसीजन वाला काम है जो ये सारा हैंडल कर सकें। और ये जो फैसिलिटीज़ है ये अवेलेबल है सिर्फ कुछ सेंटर्स में, अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये NCERT पुरानी है तो उस टाइम पर ये जो लिखा हुआ था, तो इनके बेनिफिट्स है ना बहुत अफोर्डेबल, लेकिन यानी मतलब इनको अफोर्ड कुछ लोग ही, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही अफोर्ड कर पाते, तो ज़्यादातर नहीं कर पाते। तो इमोशनली, रिलीजियस से कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से अडॉप्शन वगैरह यानी मतलब कोई बहुत कम लेते थे, क्योंकि सभी कुछ सोशली फैक्टर्स तो सबको पता होते कि हाँ ये तुम्हारा मतलब दिस इज़ नॉट योर बायोलॉजिकल चाइल्ड वगैरह। लेकिन ये अवेयरनेस बढ़े है कि अगर आप पेरेंटहुड चाहते हैं तो आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं, ये लीगली है, और आप जाके लीगली अडॉप्शन लो, एक बच्चे को मतलब उसको एक अच्छी लाइफ दे सकते हो आप। अरे अब ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है समरी, जो इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है थोड़ा थोड़ा, तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या समराइज कर रखा है। और इस चैप्टर को अच्छे से हमने कंप्लीट कर चुके हैं। NCERT की एक सिंगल लाइन और उसका हिंदी मीनिंग वगैरह जो भी है उस वर्ड्स का मीनिंग और क्या क्या प्रोसेस है ये हम सब ने पढ़ चुके हैं। तो अब है इसकी समरी, तो लेट्स इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं हम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। ये 4 हमारे एस्पेक्ट है जो होने चाहिए एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए इन कॉमन मैन। Our nation was the first nation in the world to initiate various action plan at national level towards attaining a reproductive healthy society। तो ये तो हमें पता है 1958 में फैमिली प्लानिंग नाम की प्रोग्राम स्टार्ट किया था इंडिया में, जो फर्स्ट नेशन है और जिसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसने ये इस रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए प्रोग्राम को इनिशिएट किया था। काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलसेंस एंड एसोसिएट चेंजेस, सेफ एंड, ये देखो क्या क्या अवेयरनेस फैलानी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडोलसेंस के बारे में, और जो उनके अंदर जो एसोसिएट चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे जो चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए, बच्चों में पता होना चाहिए, लोगों में पता होना चाहिए, एडोलसेंट एज के लोगों को तो सबसे ज़्यादा। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन्फेक्शन, एड्स वगैरह, ये मेन पॉइंट है। इज़ द प्राइमरी स्टेप्स टुवार्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सबसे मेन प्राइमरी स्टेप है एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टुवार्ड जाने में, क्योंकि ये अवेयरनेस सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि क्यों करना है, क्या है ये सारी चीज़ें। प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी एंड केयर टू द प्रॉब्लम लाइक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, प्रेगनेंसी रिलेटेड एस्पेक्ट, डिलीवरी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, STI, बर्थ कंट्रोल एंड फर्टिलिटी। अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, चाहे आपके मेंस्ट्रुअल में इरेगुलरिटीज़ हो, प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ भी हो, डिलीवरी हो, FTPs हो, STI हो, बर्थ कंट्रोल, इनफर्टिलिटी, पोस्ट नेटल चाइल्ड एंड मैटरनल मैनेजमेंट। तो ये सारे कुछ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ये सारा कुछ इंक्लूड करता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी और कुछ लोगों के लिए। An overall improvement in reproductive health has taken place in our country, as indicated by reduced maternal and infant mortality rate, early detection and cure of STI, assistance to infertile couple, etc. Improved health facilities and better living conditions promoted an explosive growth of population. Such a growth necessity intense propagation of contraceptive method. Various contraceptive options are available now, such as natural, traditional, barrier, IUD, pill, injectable, implants and surgical method। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ? तो सबसे पहले तो हमें पता चला कि रिड्यूस है मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये हमें पता चला। अर्ली डिटेक्शन से हमें मिल रहे हैं, हमें पहले ही पता चल जाता है अच्छा ये बीमारी है, ये सारी चीज़ें। STI के क्योर हो गए हैं और इनफर्टाइल कपल्स को असिस्टेंस, उनको गाइड मिल रही है कि क्या क्या होना चाहिए। तो ये सारे एक ओवरऑल
एक रिजल्ट है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो रहा है। और इस इंप्रूवमेंट की वजह से क्या हुआ, ग्रोथ की पॉपुलेशन भी। अब ग्रोथ पॉपुलेशन की वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का ज़्यादा यूज़ हुआ गया। तो ये एक दूसरे से लिंक है। इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वजह से ये इतने सारे फ़ायदा होने की वजह से साथ में एक नुकसान था कि पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से जो बेसिक नीड है वो उनकी आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती थी। और इसी को कम करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ हुए, जिसकी वजह से ये ज़्यादा यूज़फुल और ज़्यादा यूज़ इसलिए किए गए क्योंकि इसमें साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वगैरह, उनसे वो प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी उनकी वजह से। तो वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन थे। नेचुरली हमने पढ़ा था बैरियर, आईओडी पिल्स, इंजेक्टेबल इम्प्लांट, ये सर्जिकल मेथड, ये सब कुछ है। दिस कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऐसा नहीं कि हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाहिए तो चलो कॉन्ट्रासेप्टिव को हमने रेगुलर रिक्वायरमेंट बना दें, तो ये कोई रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो क्या होता है कि नॉर्मली एक इवेंट है प्रेगनेंसी, लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हमें या तो डिले चाहिए, स्पेस चाहिए, तो इसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ किया जाता है। MTP is legalized in our country, ठीक है। MTP is generally performed to get rid of unwanted pregnancy due to rape, casual relationship, etc. Are also in cases when the continuation of pregnancy could be harmful or even fatal to either mother or fetus. Unwanted pregnancy को रोकने के लिए अगर कोई प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के बाद हार्मफुल इफेक्ट है मदर पे या फिर fetus में, तो उस चीज़ को रोकने के लिए MTP का यूज़ करा जाता है। लेकिन MTP डेंजरस भी है। अगर आप को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि अनवांटेड बार बार MTPs कराते हो तो एक बहुत लॉस होगा। Infections or disease transmitted through sexual intercourse are called sexually transmitted disease. Pelvic inflammatory disease, stillbirth, infertility are some of the complications of them. Early detection facilitate better cure of this disease. Avoiding sexual intercourse with unknown multiple partner, use of condom और simple precaution to avoid contracting STI. STI था जो इन्फेक्शन है वगैरह, वो क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान STDs या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये सब होती है जिसमें स्टिल बर्थ हो गया, इनफर्टिलिटी, ये सारे। और अगर अर्ली डिटेक्ट किया जाए तो हम इनको बेटर क्योर दे सकते हैं, इन डिजीजेस से बच सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। और मेन इन सब से, इन STDs और PIDs से बचने के लिए मेन पॉइंट अवॉइड सनर्स और यूज़ ऑफ कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वार्टर्स, ये सारी चीज़ें जो प्रिवेंट कर सकते हैं हमें STDs और PIDs से, ठीक है। इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिलेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। अगर दो साल बाद अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिलेशन के बाद भी अगर कंसीव या चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो वो इनफर्टिलिटी कहलाया जाता है। वेरियस मेथड आर नाउ अवेलेबल टू हेल्प सच कपल्स। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज वन सच मेथड इन कॉमनली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। तो सबसे मोस्टली कॉमन यूज़ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में के थ्रू आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको और बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और ऐसे ही पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करें। थैंक्स, बाय बाय।